कराची की मलीर जेल में हंगामा आराई के बाद 216 कैदी जेल तोड़कर फरार। जेल हुकाम के मुताबिक जल्जले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरक से बाहर बिठाया गया था। जल्जले के बायस हंगामा आराई शुरू हुई। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से असलहा छीना। पुलिस और कैदियों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह कहते हैं सर्कल नंबर 4 और 5 से 600 से जायद कैदी बैरक से बाहर थे। जेल से 216 कैदी फरार हुए। 80 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 135 से जायद कैदियों की तलाश जारी है। हंगामे में एक कैदी हलाक और 3 जख्मी हुए। वाकये में 2 FC 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मफरूर कैदियों के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें जेल तोड़ने और एहलकारों पर हमले के दफात शामिल की जाएंगी। मफरूर और दोबारा पकड़े जाने वाले कैदियों का ट्रायल किया जाएगा। चीज़ें तो अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली गेट टूटा है, उसकी वजह से कैदी भागे। इनकी कवायद वगैरह हैं, इनके घरों पर भी रेड होंगे। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा की मलीर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फरार होने वाले कैदियों के कवायद मौजूद हैं, घरों पर छापे मारेंगे। वजीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं मफरूर कैदियों को हर हाल में पकड़ा जाए। गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मलीर जेल का दौरा। मलीर जेल में 6000 से जायद कैदी थे। ज़ल्ज़ले के झटकों का खौफ था। कैदियों ने एक नहीं 2 से 3 जगहों को तोड़ने की कोशिश की। DIG जेल खाना जात हसन सहतू ने कहा जो कैदी फरार हुए वो नशे के आदी बताए जा रहे हैं। मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए मलीर के मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद से ऐलान। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का सुबह सवेरे मलीर जेल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मलीर जेल में ज्यादातर मंशियात के कैदी होते हैं। ऐसे लोग नफ्सियात के मरीज होते हैं। ऐसे कैदी जल्दी पकड़े जाते हैं। पुलिस और रेंजर्स ने बरवक्त कार्रवाई की। सीनियर लेवल पर इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। तहकीकाती कमेटी बनाई जाएगी जिसमें पुलिस और दीगर इदारों के अफसरान शामिल होंगे। इससे पहले मलीर जेल के बाहर गुफ्तगू में एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढू का कहना था ज़ल्ज़ले के झटकों की वजह से कैदियों में खौफ फैला। कोई ब्रीच नहीं हुआ कि जिसकी वजह से कैदियों ने फरार की कोशिश की। कैदियों की गिनती जारी है। लापता कैदियों का जल्द पता चल जाएगा। मलीर जेल कैसे माफियाज के जरिए चलती है। जराये के मुताबिक मलीर जेल में हेड कांस्टेबल राशिद के इख्तियारात जेल सुपरिटेंडेंट से ज्यादा है। मलीर जेल में तैनात जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह 3.5 साल से OPS पर तैनात रहे हैं। अरशद शाह ग्रेड 17 में थे तो मलीर में जेल सुपरिटेंडेंट लग गए। अरशद शाह को ग्रेड 17 में ग्रेड 18 का कायम मकाम चार्ज देकर मलीर जेल में तैनात किया गया। अरशद शाह को मार्च 2025 में ग्रेड 18 का प्रमोशन मिला। 2021 में IG जेल ने तमाम OPS अफसरान को पोस्टिंग से हटा दिया। अरशद शाह ने हटे। अरशद शाह 4 साल से गैर कानूनी तौर पर मलीर जेल में सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तैनात है। मलीर और इतराफ में इतवार की शाम के बाद से ज़ल्ज़ले के कई झटके महसूस किए गए। मलीर और इतराफ में ज़ल्ज़ले के झटके थे या कुछ और, सवाल उठ गए। जेल रूल्स के मुताबिक तमाम कैदी मगरिब से पहले बैरक में बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर दीवार किसने तोड़ी? सिर्फ मलीर में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए, क्या इसका ताल्लुक मलीर जेल वाक़े से है? दुनिया के सामने भारतीय जारहियत बेनकाब करने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब से मुलाकात में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो का कहना था भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहता है।
भारत का तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी और हमला बजाते खुद सवालिया निशान है। भारतीय मौकफ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं, भारतीय मौकफ को दोहरा देना ही उसके गलत होने का सबूत है। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से मुलाकात। साबिक वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पाकिस्तानी मौकफ उजागर किया। डेनमार्क, यूनान, जापान, अलजायर समेत 10 मुल्कों के नुमाइंदों को भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह किया। सलामती काउंसिल के मुंतखब अरकान ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। वसाइल इतने हैं कि बलोचिस्तान अमीर तरीन सूबा बन सकता है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स में असातिज़ा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, फितनाल हिंदुस्तान के लीडर भारत में तरबियत लेते हैं। फितनाल हिंदुस्तान को हिंदुस्तान से माली मामलत हासिल है। अवाम से अफवाज और अफवाज से अवाम का ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा। मुतहदा की पास की हुई करारदादें उन पे अमल कराने के लिए अक़वाम मुतहदा को एहसास होना चाहिए, जैसे कि कश्मीर है, फलस्तीन है। तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस पर लगी हुई। मसला कश्मीर हल होना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को एहसास करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फलस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल कराना चाहिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ। दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिया। नवाज शरीफ ने लंदन के मकामी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की दिफाई तरजीहात तस्लीम कर ली। IMF दिफाई बजट में जरूरी इजाफे पर रजामंद। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान दिफाई जरूरियात मौखर नहीं कर सकता। IMF ने हुकूमती मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स रिलीफ पर भी पेशरफ्त। तनख्वाहदार तबके के तमाम स्लैब पर इनकम टैक्स की शरह कम होगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला शरीक होंगे। आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट तकरीबन 3,800 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। पंजाब को 1188 अरब, सिंध को 887 अरब रुपए मिलेंगे। KP का तरक्याती बजट 440 अरब और बलोचिस्तान को 280 अरब रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल कौमी मजमूई पैदावार का हदफ 4% से ज्यादा होगा। बरामदात 35 अरब डॉलर तक ले जाने की उम्मीद। दरामदात का हदफ 65 अरब डॉलर होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से 39 अरब डॉलर मिलने का हदफ रखा जाएगा। सक्कर हैदराबाद मोटरवे 3 साल में मुकम्मल करने का वादा। विफाकी वजीर SN इकबाल ने कहा, सक्कर हैदराबाद मोटरवे तरजीहात में शामिल है, जल्द काम शुरू करेंगे। वजीर आजम ने चमन कोयटा शाहराह के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस करने की हिदायत की है। कराक्रम हाईवे और भाषा डैम भी अहम तरजीह हैं। 1000 अरब में से 664 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस हैं। जमशुदा अजला के लिए 70 अरब रुपए रखे गए। तरक्याती बजट कम होना मुस्तकबिल के लिए सवालिया निशान है। तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा करना पड़ेगा। हम दुनिया का कम तरीन टैक्स अदा करने वाली मैशत हैं। तनख्वाहदार तबके ने 400% बोझ उठाया हुआ है। कारोबारी हजरात आधा भी टैक्स नहीं देते। मजबूत दिफा के साथ मजबूत मैशत की भी जरूरत है। मोदी की सिफारती पिस्पाई। भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। G7 मीटिंग में नरेंद्र मोदी की शिरकत का इम्कान नहीं। मोदी को अभी तक कनाडा ने इजलास में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत नहीं दी। मोदी हुकूमत की अक़लियत मुखालिफ पॉलिसियां और रियासती दहशतगर्दी आलमी तन्हाई की वजह करार। सिख तंजीमों ने कनाडा से मोदी को G7 इजलास में मदऊ न करने का मुतालबा किया था।
भारत की बैरूनी मुदाखलत से दीगर मुल्कों की खुद मुख्तारी मुतासर है। अक़लियतों की आवाज़ दबाने वाले रहनुमा आलमी मकाम के लायक नहीं। ऐसे अनासर को आलमी प्लेटफॉर्म्स पर जगह देना मुहलिक होगा। कनाडा में सिख तंजीमों का मौक़िफ़। इंसानी हुकूक के ग्रुपों ने भी मुतालबा किया है भारत को जवाबदेही तक आलमी फोरम से दूर रखा जाए। कनाडा में G7 समिट 15 से 17 जून तक होगी। अब अगर ये इस किस्म का कोई माहौल या तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे तो उसमें काफी मुश्किलात पेश आएंगी। 10 मई की सुबह हुआ है, उसके बाद जो है वो अब ये माहौल नहीं रहा। पीटीआई में सियासी समझ बूझ है तो समझ ले कि अब कोई तहरीक नहीं चलने वाली। तहरीक इंसाफ दीवार से लग गई है तो आए दीवार के साए में बैठकर बात कर ले। पीटीआई अब माहौल खराब करने की कोशिश करेगी तो उनका ही नुकसान होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मोहम्मद मालिक में गुफ्तगू। कहा आसिफ जरदारी ज़ीरक सियासतदान है, इत्तेहादी हुकूमत में गिले शिकवे होते हैं। गिले शिकवे जमहूरियत का हुस्न है, गुफ्तगू से ही मसाइल हल किए जाते हैं। बानी पीटीआई का पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस टीम अडियाला जेल से नामुराद लौट गई। पुलिस टीम 9 मई मुकदमों की तहकीकात के लिए झूठ पकड़ने के की मशीन लेकर पहुंची थी। बानी पीटीआई ने चौथी बार भी पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। टीम को पोलीग्राफिक के अलावा फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी कराना था। इस्लामाबाद में सुंबल के इलाके में टिकटॉकर का कत्ल। सना यूसुफ को घर आए मेहमान ने 2 गोलियां मारी और फरार हो गया। लाश पोस्टमार्टम के लिए पिम्स मुंतकिल। टिकटॉकर सना यूसुफ का ताल्लुक चित्राल से है। कराची की सड़क पर अदालत लगाने वाला कानून के शिकंजे में आ गया। पुलिस ने नौजवान पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम सलमान फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। निजी कंपनी का सीईओ लग्जरी गाड़ी में सवार था। ख़याबान इत्तेहाद पर उसकी गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार की मामूली टक्कर हुई थी। खुद को सरकारी अफसर जाहिर करने वाला सलमान फारूकी आपे से बाहर हो गया। मोटरसाइकिल सवार को घसीटकर गाड़ी में बिठाया और तशद्दुद किया। नौजवान की बहन हाथ जोड़ती रही लेकिन सलमान फारूकी ने एक न सुनी। तशद्दुद के साथ गालियां भी देता रहा। मुलजिम वाक़े के बाद फरार था। पुलिस ने गार्ड और ड्राइवर को हिरासत में लिया था। डीआईजी साउथ ने बताया सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। मुलजिम की शनाख्त के बाद मुतासरा शहरी को ट्रेस करके मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने मुलजिम सलमान फारूकी को धर लिया। एक आम आदमी ने हिम्मत दिखाई, वीडियो बनाई, FIR कटवाई, जिसके बाद शरीफ बदमाश सलाखों के पीछे पहुंच गया। मुतासरा शहरी धीरज और कल्पना रंछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। सीईओ के इलेक्ट्रिक से अरकान सिंध असम्बली के तुंदो तेज सवालात। मोनिस अलवी इजलास छोड़कर चले गए। सिंध असम्बली की खसूसी कमेटी बराए तवानाई के इजलास मोनिस अलवी ब्रीफिंग देने आए। MPA मोहम्मद फारूक ने पूछा गुज़श्ता इजलास में तय हुआ था रात की लोड शेडिंग नहीं होगी, शेड्यूल कब और कैसे किसकी इजाजत से तब्दील हुआ। मोनिस अलवी के जवाब पर अरकान बरहम के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी नामंजूर के नारे लगाए। माहौल गर्म देखकर सीईओ के इलेक्ट्रिक इजलास छोड़कर चले गए। इजलास में सेप्को और हेस्को के अफसरान की भी शिरकत। स्पीकर ने सेप्को सीईओ से पूछा जहां बिजली की लाइन ही नहीं वहां बिल क्यों भेजे जा रहे। सक्खर के इलाके न्यू पिंड में कब से बिजली बंद है। सीईओ सेप्को खामोश रहे। हेस्को के सीईओ की गैर हाजिरी पर स्पीकर की शो कॉज नोटिस जारी करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोनिस अलवी ने दावा किया कि ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क का 70% हिस्सा लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। हुकूमत की जानिब से आपको नवाजा जा रहा है। 7 रुपए जो है वो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी की मद में आपको दिए जा रहे हैं, तो फिर आपके तो वारे नहीं आ रहे। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिसिटी गवर्नेंस का फुकदान है। शायद लकूना भी है आपके लॉ में, वो ये कि रेगुलेटर जो है वो पिनलाइज उस तरह से नहीं कर सकता जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करना होना चाहिए। अच्छा, के इलेक्ट्रिक को नाजायज रियायत से दोहरा निजाम जन्म लेगा। के इलेक्ट्रिक को नवाजा जा रहा है। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में माहिर तवानाई डॉक्टर खालिद वलीद का इंकशाफ।
बताया नेप्रा ने के इलेक्ट्रिक का टैरिफ बढ़ाकर हुकूमत पर सालाना 60 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। नेप्रा बिजली की तकसीमकार कंपनियों का रेगुलेटर है, जबकि उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। के इलेक्ट्रिक जो वसूली नहीं कर पाता उसका बोझ बिल देने वालों पर डाला जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक टैरिफ के खिलाफ नेप्रा में नजरसानी अपील दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली की निस्बत ज्यादा टैरिफ दिया गया। किसी भी बिजली कंपनी को ऐसा स्पेशल अलाउंस नहीं दिया गया। नेप्रा फैसले से कराची के सार्फिन पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। अगले माह कराची के लिए डबल डेकर बसें आ रही हैं। खवातीन के लिए पिंक टैक्सी सर्विस भी शुरू होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहते फैसला किया है खवातीन को हर साल मुफ्त पिंक स्कूटी देंगे। ईवी बाइक्स के लिए 3 कंपनियां आई हैं। जो कंपनी अच्छी बाइक्स देगी उनसे मुआहदा करेंगे। जिन खवातीन के पास लाइसेंस है उन्हें पहले बाइक मिलेगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का मालगाड़ियां निजी शोबे को देने का ऐलान। रेलवे अस्पताल भी आउटसोर्स करने की तैयारी कर ली। हनीफ अब्बासी ने बताया रेलवे की आमदन 83 अरब रुपए तक पहुंच गई। रवा माली साल 42 अरब रुपए पैसेंजर सर्विसेज से कमाए। ईद पर 5 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जो बंदा अपने बजट के हिसाब से यहाँ से खरीद सकता है तो यहाँ से खरीद सकता है, क्योंकि बाजार में जिस जानवर पे आप बात रखेंगे 50-45 से कम नहीं होगा। यहाँ से आपको 20-25 तक भी मिल सकता है। इंडिया को स्केच दिया, इस वास्ते मेरे माल सस्ता है। हम मुनाफा नहीं करते। 1200 रुपया काटना गोश्त देगा, 700 रुपया जिंदा देगा। ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी में तेजी। बलोचिस्तान के कई शहरों में सस्ती मवेशी मंडियां लग गई। कोयटा की मवेशी मंडी में 1065 रुपए किलो के हिसाब से जानवर बेचा जा रहे हैं। वजन करके जानवर खरीदने वालों का रश लग गया। चमन की मवेशी मंडी में भारत को शिकस्त देने पर जानवर सस्ते फरोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारी का कहना है कि 700 रुपए किलो वजन करके जानवर फरोख्त कर रहे हैं। ग्रीन जर्सी दोबारा पहनना किसी ख्वाब से कम नहीं। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं इंजरी के बाद कमबैक आसान नहीं था। पीएसएल में परफॉर्मेंस का सिला मिला। इंसान की फितरत है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाता। अहलिया का शुक्रगुजार हूं, हमेशा सपोर्ट किया। रोटी किंग को दोबारा ज्वाइन करके बहुत अच्छा लग रहा है। जीतना या हारना बड़ी बात नहीं, क्रिकेट को सपोर्ट करना अहम है। बांग्लादेशी शायकीन का पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। कहा पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई हैं। खुशी है स्टेडियम में सारे मैच देखे। टीम जब पाकिस्तान आएगी हमेशा सपोर्ट करने आएंगे। आईसीसी ने विमेन्स वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से 2 नवंबर तक खेला जाएगा। हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान टीम के तमाम मैच भारत के बजाय श्रीलंका में होंगे। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 2 वेन्यू रखे गए हैं। वर्ल्ड कप में 8 टीमें इन एक्शन होगी। और एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान टीम छा गई। 10 गोल्ड समेत 14 मेडल्स अपने नाम कर लिए। थाईलैंड में होने वाली इवेंट में असद इकबाल ने 5, कप्तान मकबूल अली और वलीउल्लाह खान ने 2 तलाई तमगे सीने पर सजाए। पाकिस्तान रोइंग टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया।